नमस्कार दोस्तों। चाइना को अमेरिका का सबसे वीकेस्ट पॉइंट मिल चुका है। समझाता हूं कैसे। इमेजिन करिए एक F-35, एक टेस्ला की गाड़ी, एक एआई डेटा सेंटर, एक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और एक एयरक्राफ्ट कैरियर। पहली नजर में इन सभी चीजों के अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं लगेगा। एक वॉर के लिए बनाया गया है, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर करने के लिए बनाया गया है और एक ओशंस को डोमिनेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इन सब चीजों में एक कॉमन चीज है। अगर कल वो चीज सप्लाई चेन से ही गायब हो जाए तो ये सब चीजें वैसे भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि उन सब चीजों के ऊपर ना कंट्रोल, जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, अमेरिका के पास नहीं है, ना ही रशिया के पास है, ना ही यूरोप के पास है, बल्कि उस कंट्री के पास है जिसको अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल मानता है। और वो देश आपका हो जाएगा चाइना। और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना होता है कि चाइना ने अमेरिका का सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लिया है। और वो वीकेस्ट पॉइंट कोई बैटलफील्ड नहीं है, ना ही वो ताइवान का स्ट्रेट है, बल्कि वो सप्लाई चेन के अंदर बसा हुआ एक स्ट्रेटेजिक लीवर है जिससे वो अमेरिका को कंट्रोल कर सकता है। जब भी हम यूएस और चाइना के राइवलरी की बात करते हैं, हम हमेशा यही चीज देखते हैं कि भाई ये दोनों के बीच की राइवलरी ना या तो ताइवान के इधर होगी, या तो ये दोनों के बीच की राइवलरी जो है वॉरशिप्स के लिए होगी, या मिलिट्री ड्रिल्स के टाइम पीरियड पे होगी, मिसाइल कैरियर के इधर होगी, या एयरक्राफ्ट कैरियर से होगी। और मीडिया भी ना आए गए दिन हमें वही चीज दिखाते रहता है। और ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर वॉर होने वाला है ना, वो फ्यूचर वॉर कहां होगा, ओशंस के अंदर ही होगा। लेकिन अब एक सवाल आप पूछिए कि अगर कल वॉर होती है तो मिसाइल्स बनाएगा कौन, फाइटर जेट्स कौन बनाएगा, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स कौन बनाएगा, एआई सिस्टम्स कौन बनाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें बनाने के लिए ये जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं ना, वो कहां से आएगा। और यहीं से पूरी इंटरेस्टिंग बातें शुरू होती है, क्योंकि शायद अमेरिका और चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल मिलिट्री में नहीं होती है। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो होती है ना, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है। और इसी बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर पीस होता है ना इस बैटल का, वो सेंटर पीस होता है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप सोचेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं तो वहां पर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रेयर नहीं होते। समझाता हूं कैसे। अगर अब अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि मॉडर्न दुनिया को पावर क्या करता है, बहुत लोग यहां पर कहेंगे कि तेल करता है। और कुछ हद तक ये चीजें सही भी है कि ऑयल हैज बीन द डोमिनेटिंग पावर अप टिल नाउ। लेकिन 21st सेंचुरी में एक नया रिसोर्स इमर्ज हुआ, ऐसा रिसोर्स जो फोन से लेकर फाइटर जेट से लेकर सब चीजों को कनेक्ट करता है, और वही चीज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब नाम सुन के इसका लगता रहेगा कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये बहुत ही रेयर होते होंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि ये रेयर बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में भी मिलता है ये, इंडिया में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है ये। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रोसेसिंग के अंदर। क्योंकि ये जो रॉ मिनरल्स को निकालना रिलेटिवली इजी होता है, जो नॉर्मली रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं हर एक जगह पर, उसे इंडस्ट्रियल ग्रेड मटेरियल में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। इसको निकाला तो कोई भी जा सकता है, कोई भी इंडस्ट्री से निकाल लो, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल ग्रेड में कन्वर्ट करके यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, पैसा चाहिए बहुत, और बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए नेगेटिव भी होता है, पॉल्यूशन बहुत करता है। और इसी पॉइंट पर जो पूरी दुनिया है ना, उसने एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की। जब वेस्ट प्रोसेसिंग से दूर भाग रहा था, उसी टाइम पीरियड पे चाइना ने प्रोसेसिंग
के अंदर घुस रहा था। और उसी वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 30 सालों में ये रेयर अर्थ मिनरल्स डिसीजन, जो ग्लोबल पावर का डिसीजन है ना, उसको कैसे अफेक्ट करेगा। आज लोग कहते हैं कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को डोमिनेट करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे। और जवाब इसका ना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। चाइना कोई लकी वकी नहीं था, चाइना पेशेंट था। 1990 के दशक में जब अमेरिका और वेस्ट के पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज थी, लेकिन उस टाइम पे इनको प्रोसेस करना बहुत एक्सपेंसिव था। पॉल्यूशन के कंसर्न्स थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उस टाइम पे पॉल्यूशन का बहुत सोच रहे थे। इसके लिए उन लोगों ने रेगुलेशंस लाए स्ट्रिक्ट होने के लिए, और उसके वजह से कंपनीज ने रेयर अर्थ को प्रोसेस करना कम कर दिया। और इसी टाइम पीरियड पे चाइना ने उसके विरोध में यहां पर क्या किया, जब दुनिया कॉस्ट देख रही थी तो चाइना उस चीज के अंदर घुस गया। रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने के लिए एनवायरमेंटल कॉस्ट वगैरह ये सब साइडलाइन किया, क्योंकि चाइना ने उस टाइम पे फ्यूचर देख लिया था। रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपॉर्टेंस उसने समझ लिया था। उसने प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए, इकोसिस्टम्स बिल्ड किए, इंजीनियर्स को ट्रेन किया, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्रिएट की, और धीरे धीरे अपना खुद का उसने एक ऐसा पोजीशन बना लिया जहां दुनिया के क्रिटिकल चेन्स आज उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन छुपा हुआ है। चाइना ने दुनिया को माइनिंग से कंट्रोल नहीं किया कि उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को माइन करके निकाला, लेकिन वो माइन करने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है ना, चाइना ने दुनिया को उससे कंट्रोल किया है पूरा। और यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स होना और रिसोर्स को यूजेबल पावर में कन्वर्ट करना, ये दो अलग चीजें होती है। अब सोचिए, अगर कल चाइना किसी भी वजह से एक्सपोर्ट्स को बंद कर देता है या कम कर देता है, सबसे पहले इंपैक्ट कहां होगा? क्या वो इंपैक्ट खिलौने पे होगा, या वो सस्ते इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे होगा? बिल्कुल नहीं। तो इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा किस पे? डिफेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे, क्लीन एनर्जी पे। एक F-35 फाइटर जेट, एक मिसाइल सिस्टम, एक रेडार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, ये सब चीजों के ऊपर असर डायरेक्टली आपको देखने मिलेगा अगर चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक दिया। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज की अभी मैंने बात करी, सब बहुत अलग अलग लगते रहेंगे। F-35, रेडार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन अलग अलग हैं, क्लीन एनर्जी, लेकिन इन सब की डिपेंडेंसी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा सिमिलर चीज पे होती है। और यही इस पूरे कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अमेरिका आज के टाइम पीरियड पे दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर्स में से एक है। लेकिन मिलिट्री पावर के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो अगर नहीं हो तो वो पावरफुल बन ही नहीं पाएगा। मिलिट्री पावरफुल बनने के लिए उसको फैक्ट्रीज चाहिए, और फैक्ट्रीज के लिए उसको मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स कहां से आएंगे? सप्लाई चेन से आएंगे। और वो सप्लाई चेन्स कैसे बनेंगे? जब एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे चाइना है वो एक्सपोर्ट करेगा रेयर अर्थ को। अगर ये सप्लाई चेन्स किसी क्रिटिकल राइवल, जैसे यूएसए का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक राइवल है चाइना, अगर उसके पास सप्लाई चेन हो तो यूएसए की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर चाइना को उसका रियल लेवरेज मिलता है यूएसए के ऊपर। मिसाइल से पहले चाइना सप्लाई चेन्स के ऊपर अपना रोक लगा देता है, और यहीं पर वो यूएसए का सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे लेके आता है। अब बहुत से लोगों को लगता रहेगा कि ये सब जो दुश्मनी है ना अमेरिका और चाइना के बीच में, वो सब जो है ना एक स्ट्रेटेजिक एरिया दैट इज ताइवान के वजह से, और जो कि कुछ हद तक सही भी है। चाइना, यूएसए एंड ताइवान ऐसे हैं क्योंकि ताइवान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का किंग है। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वहीं पर बनते हैं, जो अगेन F-35 और बाकी टेक्नोलॉजीज को पावर करते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ताइवान का जो पूरी कहानी है ना, ये सिर्फ आधी है, क्योंकि दूसरा आधा हिस्सा जो है वो आपका मिल जाएगा चाइना में।
ताइवान मानता हूं कि वो चिप्स को डोमिनेट करता है, लेकिन चाइना भी क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स को डोमिनेट करता है। एक ताइवान जो टेक्नोलॉजी बनाता है और चाइना जो रेयर अर्थ से टेक्नोलॉजी को पॉसिबल होने में मदद करता है। और जब ये दोनों भी एक साथ आते हैं तो एक नया इक्वेशन क्रिएट होके आता है कि इस पूरे दुनिया में वेस्ट का नहीं लेकिन ईस्ट एशिया जो है ना, एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना वो क्रिएट कर रहा है यहां पे। और आज वही ईस्ट एशिया पावर सप्लाई चेन्स, मिलिट्री कैंप्स, इन सब का एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया इन सब चीजों में कहां स्टैंड कर रहा है, क्योंकि दुनिया को आज एक रियलिटी को समझना पड़ रहा है कि वो कोई भी एक सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए सप्लाई चेन्स को सारी कंट्रीज क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। चाइना बहुत क्रिटिकल इसमें, इसके लिए सारे कंट्रीज अब डाइवर्सिफाई करते हुए इंडिया के पास आ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज है, मार्केट है, पब्लिक है, टैलेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है। लेकिन एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो है ना, कि क्या इंडिया चाइना जैसे पिछले 1990 से अपने अंदर उसने रिफॉर्म्स लाए, क्या इंडिया उस 30 साल पहले के वो चीजों को ला पाएगा आज? क्योंकि रिसोर्सेज होना सिर्फ इनफ नहीं है, प्रोसेसिंग इकोसिस्टम बनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी इंडिया को, यहां पे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए यहां पे। और शायद यही अगर इंडिया कर ले तो ये इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ग्लोबल पावर में पावरफुल बनने का। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि पिछले कई सौ सालों में, ठीक है, कई सौ सालों तक ये जो कंट्रीज जो थी ना, आज तक जमीन के लिए लड़ती रही, फिर उन्होंने तेल के लिए लड़ाई लड़ी, फिर उन्होंने ट्रेड रूट्स के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज के 21वीं शताब्दी के अंदर लड़ाई शायद किसी और चीज की वजह से होगी, और वो होगा क्या? क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन्स, और ये सब चीजें। और फ्यूचर शायद उस कंट्री का नहीं होगा जिसके पास बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं, फ्यूचर उस कंट्री का होगा जिसके पास वो रिसोर्सेज हैं और वो सप्लाई चेन्स हैं जिस पर बाकी दुनिया निर्भर करती है। और शायद इसीलिए रेयर अर्थ की ये जो पूरी वेब है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये रेयर अर्थ की जो कहानी है ना, ये कोई पावर की कहानी नहीं है, ना ही ये कोई ये जो रेयर अर्थ की कहानी है ये पावर की कहानी है, ये फ्यूचर की कहानी है। और ये एक ऐसे बैटलफील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली कहानी है। तो सवाल अंत में सिर्फ ये उभर के आता है कि जब दुनिया इस नए गेम को समझ रही है रेयर अर्थ का, तो उस टाइम पे इंडिया उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, एंड दैट इज द बिगर क्वेश्चन, कि आने वाले समय में इंडिया इस रेयर अर्थ के गेम में कहां पर स्टैंड करता है। सो इस वीडियो के साथ हम इधर तक ही रहेंगे, जहां हमने चाइना, यूएस और इंडिया का रेयर अर्थ के कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखा। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद एंड जय हिंद।